दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने यूट्यूब के भारत लिंक के ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कांग्रेस को अगर अपना भविष्य देखना है और अगर वो चाहती है कांग्रेस के आगे वो सत्ता में आए भविष्य में, तो उसको गांधी परिवार से मुक्त होना होगा। जब तक गांधी परिवार की छत्र छाया में कांग्रेस है और अपना भविष्य देख रही है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में वो कम से कम अगले 20 साल तक सत्ता में आ पाएगी। तो ये तो मैंने बताया भी था कि गांधी नेहरू परिवार ने क्या-क्या इस देश के साथ किया। तो अब मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मोदी जी के बारे में। तो अब मेरा मानना ये है कि अगर बीजेपी को अब अगर अपना भविष्य देखना है और वो चाहती है कि अगली बार भी सत्ता में आए, तो बीजेपी को मोदी की छत्रछाया से, मोदी की छाया से बाहर निकलना होगा। क्यों? क्योंकि अब वो करिश्मा जो मीडिया के अनुसार मोदी जी क्या करते हैं, अब वो करिश्मा मोदी जी के बस का नहीं है। और मोदी जी ने जो कुछ भी किया इस देश के लिए किया या बीजेपी के लिए किया, वो इतना ज़्यादा वो इतना नहीं है महत्वपूर्ण अब। और अब उसने उल्टा जो भी काम किए हैं वो इससे बीजेपी सरकार के लिए वो नुकसानदायक ही हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी को अगर अपना भविष्य देखना है तो उसको मोदी की छाया से बाहर निकलना होगा। अब सवाल ये है दोस्तों कि बीजेपी का इसमें क्या भला है कि वो कैसे अपना भविष्य वो देख सकती है मोदी की छाया से निकलने के बाद कि उसका भविष्य सुरक्षित होगा। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ कि हम चर्चा करेंगे 2009 की। 2009 में बीजेपी का तो ठीक है, इसका मोदी जी का जो उदय हुआ था वो कांग्रेस के कारण हुआ था। कांग्रेस के राज में इतने ज़्यादा घोटाले हुए थे, इतने ज़्यादा घोटाले हुए थे कि लोग पूरी जनता त्राहिमाम करने लग गई थी। घोटालों की इतनी लंबी फ़हरिस्त थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाला हो, 2G घोटाला हो, कोयला घोटाला हो, आदर्श घोटाला हो, पेट्रोलियम घोटाला हो, इतने लंबे चौड़े इतने हज़ारों की संख्या में इतने घोटाले हुआ करते कि देश की पूरी जनता थी, वो ये सोचने लगी थी कि अब कौन ऐसा आदमी आएगा जो हमें इस तरह के उससे मुक्ति दिलाएगा। रोज़ाना महँगाई की जो दर थी वो रोज़ाना बढ़ने लग रही थी और पेट्रोल के रेट थे वो रोज़ाना बढ़ते जा रहे थे। ये सब कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। तो ऐसे ही उसमें उदय हुआ मोदी जी का। अब मोदी जी थे गुजरात के मुख्यमंत्री। तो गुजरात के मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने गुजरात मॉडल विकसित किया था। और वो गुजरात मॉडल क्या था कि जितने जो भी उद्योगपति थे या विदेशी थे, उनको सबको वो गुजरात के अंदर जगह दिया करते, सस्ती ज़मीन दिया करते, उनकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो गुजरात में लेके आया करते। और गुजरात के बाहर कभी नहीं लेके आए, वो गुजरात में ही लेके आया करते। तो उन्होंने गुजरात में विकास का एक ऐसा मॉडल लोगों को दिखाया और ये कहा कि मैं ये गुजरात मॉडल ना पूरे देश में लागू करूँगा। तो लोगों ने सोचा कि जब गुजरात में इतना विकास है और लोग उधर से कांग्रेस से लोग तंग आ चुके थे, तो उन्होंने आरएसएस ने भी उधर से लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन्होंने पाकिस्तान में जाकर जिन्ना की मज़ार पे ये कह दिया था कि जिन्ना तो सेकुलर आदमी थे, उससे देश की जनता एकदम भड़क गई थी और आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी को पीछे कर मोदी को आगे कर दिया था और उससे मोदी का उदय हुआ था 2009 के अंदर। कुछ मोदी जी की एक खासियत भी है कि मोदी जी वक्ता बहुत अच्छे हैं। बातों को इतना अच्छा घुमाते हैं कि लोग उनमें चक्कर घिन्नी की तरह घूमने लग जाते हैं, लट्टू की तरह घूमने लग जाते हैं। तो आपको याद होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन बन गए थे, लोगों को जो भाषण दिया करते हैं, उन्होंने कहा था कि देश के अंदर इतना ज़्यादा काला धन है कि उस काले धन को अगर लिया जाए तो वो हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आ सकते हैं। और मैं देश की जनता से ये वायदा करता हूँ कि मैं उस काले धन को 6 महीने के अंदर इस देश के अंदर वापस लेके आऊँगा। तो जब लोगों ने ये सुना तो उनको बड़े-बड़े सपने नज़र आने लगे कि बस 6 महीने में ले आएँगे काले धन को और हमारे खाते में 15 लाख रुपए आ जाएँगे। लोग दिन-रात सपने देखने लगे। कुछ फिर उनकी बातों में इतना ज़्यादा वो करता कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो सरकार का मिनिमम गवर्नेंस होगी, मैक्सिमम एक्सीलेंस होगा और स्किल लेबर होगी। तो लोगों ने इन बातों को नहीं समझा, उन्होंने यही समझा कि भाई लोग सभी को वो टेक्नोलॉजी का नॉलेज देंगे, स्किल का नॉलेज देंगे
और मिनिमम गवर्नेंस का मतलब तो यह है कि भाई लोग कुछ भी करो, कोई भी बिजनेस करो, कोई भी काम करो, कोई नौकरी करो, सरकार का दखल नहीं होगा, मिनिमम सरकार का दखल होगा। लोग उन बातों को उस टाइम समझे ही नहीं थे कि इन बातों का असली तात्पर्य क्या है। लेकिन खैर जैसे ही इलेक्शन हुए, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी जी की और बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और काम करना शुरू किया। पहले 5 साल के अंदर दोस्तों मोदी जी ने कुछ कार्य किए, थोड़ा ठीक किए कार्य, लेकिन अगले उसमें 2019 के बाद मोदी जी ने तानाशाह की तरह काम करना शुरू कर दिया। और जो लोगों की समझ में आया कि पहली बार तो जो 15 लाख का था, खुद अमित शाह ने ये कहा था कि ये तो एक जुमला था, तो लोगों की समझ में आ गया कि ये तो जुमले वाली सरकार है और करने धरने के लिए कुछ है नहीं, लोगों को सपने दिखाते हैं। और रही बात मिनिमम गवर्नेंस की, तो मिनिमम गवर्नेंस का मतलब लोगों को ये समझ में आ गया कि भाई सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। जबकि पहले लोग समझ रहे थे कि हम कुछ भी काम करें, कैसे भी काम करें, लोगों का उसमें चाहे सर्विस करें, गवर्नमेंट जॉब करें, कुछ करें, सरकार का उसमें दखल नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, लोगों को समझ में आ गया कि मिनिमम गवर्नेंस का मतलब ये है कि सभी को सरकारी नौकरी से हटा दिया जाएगा और सभी को लेबर, जो स्किल लेबर का मतलब था ये था कि लोगों को सिर्फ लेबर क्लास कैटेगरी से ही जोड़ दिया जाएगा, किसी को भी ऊपर उठने का इतना ज्यादा वो नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि आज सरकारी नौकरी खत्म करके ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट्स गवर्नमेंट ने सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया और 15-15, 20-20 हजार, 22-22 हजार रुपए के लेबर कैटेगरी के लोग पैदा कर दिए। तो ये उनका कहने का तात्पर्य था। और ये लोगों ने जब उनकी समझ में आया कि इसका ये तात्पर्य था, तो लोग अपने उसके ऊपर फैसले पर पछताने लगे। और अब पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह से तानाशाह के रूप में कार्य किया है, उससे तो लोगों की नजरों में मोदी की इमेज इतनी ज्यादा डाउन हो गई कि उसको जुमलेबाज, ज्यादा लंबी लंबी फेंकने वाला और झूठे आदमी के रूप में लोगों की पहचान, जो मोदी जी की पहचान थी, वो पब्लिक के अंदर हो गई। और यही कारण था कि अब 2024 के अंदर जो किए उसने मोदी जी ने जो कार्य किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो बीजेपी है उसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगते रहे हैं, मैं भी लगाता हूं कि कांग्रेस ने सिवाय मुस्लिम तुष्टीकरण के और कुछ भी नहीं किया। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, उसके सिवाय कुछ नहीं किया। क्यों? लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कांग्रेस में और मोदी जी में कि मोदी जी ने छुपकर तुष्टीकरण किया है, मुस्लिम तुष्टीकरण छुपकर किया है, और कांग्रेस ने सरेआम मुस्लिम तुष्टीकरण किया है। आप पूछेंगे कि छुपकर कैसे किया है, तो छुपकर ऐसे किया है दोस्तों कि ज्यादा वो नहीं तो अगर हम मकानों का देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनाए उसमें लगभग जितने भी मकान बनाए हैं, 2 करोड़ या कुछ ऐसे मकान बनने थे, तो उसमें से 40% उस शांति प्रिय समुदाय को दिए गए। और अगर एक यूपी का ही पीछे मीडिया में आया था कि यूपी के अंदर मुस्लिम समुदाय को, यानी शांति प्रिय समुदाय को 20 लाख मकान दिए गए और उन्होंने उसके बदले में कोई भी वोट नहीं दी। अब ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है कि उनको इतने मकान दिए गए। चलिए, अगर ये मकान आप यूपी के अंदर 20 सीटों में 20 लाख मकान दिए जाते, तो कम से कम एक के मकान के ऊपर अगर 2 भी वोट मिलती तो 40 लाख, यानी 20 सीटों के ऊपर 2-2 लाख उनकी वोट बढ़ती और आज बीजेपी की ये हालत नहीं होती। और मुस्लिम तुष्टीकरण का सिर्फ इतना ही मामला नहीं है, और भी देखिए, आपको याद हुआ पिछले 9 घटना हुई थी हरियाणा के अंदर, उसमें मोदी जी ने ये कहा था कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुओं को मुस्लिम समुदाय के लिए रोटी और बेटी का रिश्ता शुरू कर देना चाहिए। यानी जो कौम हिंदुओं का सिर तन से जुदा करने के नारे लगाने लग रही है, हिंदुओं की हत्याएं करने लग रही है, मोदी जी का विचार है कि वही हिंदू उनके साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय करें। क्या ये हिंदू समुदाय सहन करेगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये सहन करेगा। और इतना ही नहीं, पसमानदा मुसलमानों के लिए उन्होंने जितना जो कुछ करने का प्रयास किया, यानी अपने आप को मुस्लिम समुदाय की तरफ उन्होंने बढ़ाने का प्रयास किया। तो क्या जिस मोदी जी को हिंदू हृदय सम्राट कहा करते, वो हिंदू हृदय सम्राट रहे हैं क्या?
उन्होंने छुपकर मुस्लिम मुस्लिम तुष्टीकरण का अपना वो नहीं बनाया क्या? दूसरी तरह जैसे समाजवादी पार्टी है, लालू प्रसाद यादव है या फिर और दूसरी पार्टी है या फिर कांग्रेस का तो खैर इस मामले में कहना है कि उसने तो वक्फ बोर्ड के इतना ज़्यादा पावर दे दिए कि वो किसी की भी संपत्ति वो जाके कह देगी ये मेरी है, तो उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। अगर बात हम मोदी जी की भी करें तो मोदी जी ने भी वक्फ बोर्ड, आज जो वक्फ बोर्ड का वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, आज वो कानून लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पिछले 10 साल में क्या किया उन्होंने? क्या उसको तब मोदी जी को वक्फ बोर्ड की ताकत को उनको दिखाई नहीं दिया करता? दिखाई दिया करता, लेकिन वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस चीज के ऊपर वो कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने आंख मीच ली वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी के प्रति। अब जब लोगों ने बीजेपी को नकारा, मोदी जी को नकारा, तो मोदी जी की आंख खुली और आज भी वो कभी जेपीसी को सौंप कर कभी पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के विद्वानों से चर्चा करने के नाम पर आज भी लोगों को बरकला रहे हैं वक्फ बोर्ड का। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी वक्फ बोर्ड में कोई सुधार कर पाएंगे और उसकी गुंडागर्दी को खत्म कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज मोदी जी भी कांग्रेस की राह पर, सपा की राह पर चल पड़े हैं कि मुसलमानों को तो खुश करना ही करना। हिंदू जाएंगे कहाँ जाएंगे? मोदी को या बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे? तो आज उन्होंने, आज मोदी जी ने, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं को भी मजबूर कर दिया है कि वोट तो देनी पड़ेगी बीजेपी को ही, चाहे हम वक्फ बोर्ड को खत्म करें या ना करें, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करें या ना करें। अर्थात एक ऐसा अनाथ बना दिया है मोदी जी ने हिंदुओं को, जो कि हिंदू हमारे हृदय सम्राट के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति, हिंदुओं को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी, आज उसने भी कुछ भी नहीं किया, उल्टा मूर्ख बनाया हिंदुओं को। तो दोस्तों वक्त थोड़ा, हाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और मोदी जी ने क्या क्या किया, उनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि कम से कम कई घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो समय अभाव के कारण उसकी चर्चा मैं अपने अगले वीडियो में करूँगा। तो आज के इसमें इतना ही मैं कहना चाहता हूँ कि अब समय आ गया है कि बीजेपी है ना पुनर्विचार करे, और अगले जो मैं बताऊंगा उससे भी ये क्लियर हो जाएगा कि हिंदुओं के लिए अब मोदी जी नहीं रहे। अब वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में घुस गए हैं, और अगर वो ऐसा करते ही रहे तो हिंदुओं के लिए आने वाला समय बहुत ही बुरा समय है। तो आगे अगले चर्चा में मैं करूंगा कि योगी जी को क्यों लाना जरूरी है और मोदी जी ने और क्या क्या हिंदुओं के खिलाफ जो कार्य किए वो क्या क्या किए, तो उसकी चर्चा मैं अगले लेख में करूंगा। और आपने मेरे ये विचार सुने, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।